आज 29 नवंबर 2022 है और इस तारीख को पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज की 6 साल क़यादत करने के बाद इसकी कमान नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुंतकिल कर दी है। साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद ने भी क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है, मगर तारीख जनरल कमर जावेद बाजवा को सिर्फ कमान की तब्दीली के लिए याद नहीं रखेगी, बल्कि इसलिए याद रखेगी कि वो 3 साल की मुद्दत के लिए आर्मी चीफ बने, मगर तौसी के ज़रिए 6 साल तक अपने ओहदे पर फाइज रहे। और अलमिया ये रहा कि एक जमहूरी मुल्क में 6 साल तक आर्मी चीफ नहीं बदला गया, मगर एक ही आर्मी चीफ के होते हुए 4 मुंतखब वज़ीर आज़म आए, एक निगरान वज़ीर आज़म आए और शहबाज शरीफ वो चौथे मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जिनके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी 8 माह में काम किया। और उनका ये 6 साला दौर पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे मुतनाज़ तरीन दौर रहा, जिसने मुल्क को सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया। अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम में अपने इदारे की साख को किस तरह बहाल करेंगे, ये देखना अहम होगा, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी कमान इस नुक्ते पर छोड़कर गए हैं कि अब फौज सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी, सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। और वो इस बात का क्रेडिट भी लेते रहे हैं, मगर सिर्फ इस बात से इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता कि एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए अगर फ़ौज ने सबसे ज़्यादा सियासी मुदाखलत की है तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में की है। और उसमें साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की तारीख फ़ौजी मुदाखलत से भरी पड़ी है, मार्शल लॉ भी लगे हैं और इन सब को कौमी मफाद और मुल्क की ज़रूरत करार देने की कोशिश की गई, मगर शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये सियासी मुदाखलत इतनी खुलेआम की गई कि जहाँ ये तासुर भी ख़त्म हो गया या देने की नहीं कोशिश की गई कि ये मुदाखलत कौमी मफाद के नाम पर की जा रही है, बल्कि ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी कि ये सब कुछ अपनी तैनाती, तौसी और 10 साल तक मुल्क के निज़ाम को चंद लोगों के सुपुर्द करने के लिए किया जा रहा है। और जब ये प्लान नाकाम हो गया तो गुज़िश्ता 6 सालों में से 5 साल तक जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर निगरानी और जनरल फैज़ हमीद की हिमायत के साथ फ़ौज की क़यादत ने जिस जमात के लिए सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की और एक हाइब्रिड रजीम को तश्कील दिया गया, वो जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद कर रही है और आज उनकी रिटायरमेंट के दिन को यौम निजात के तौर पर मना रही है। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट को यौम दफ़ा करार दे रही है। तज़हीक आमेज़ और नाज़ेबा ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने हैशटैग यौम दफ़ा लिखकर ट्वीट करते हुए लिखा कि गुमनामी में जाने से पहले जो बदनामी कमाई है वो ख़त्म नहीं होगी। मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है शायद दुश्मन कभी ऐसा ना करे। इसी तरह साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने जनरल बाजवा की कमान की तब्दीली की खबर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हैशटैग यौम निजात 29 नवंबर। इसी तरह असद उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनरल बाजवा सियासी इंतशार की मीरास छोड़कर गए हैं, एक तबाह हाल मईशत, और सबसे ख़राब यह है कि वो अपने फैसलों से फ़ौज और शहरियों के दरमियान एतमाद के टूटते हुए ताल्लुक को छोड़कर जा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नाराज़गी का इजहार कर रही है, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा की तहरीक इंसाफ से नाराज़ी गुज़िश्ता 8 माह की है। वो नाराज़ी ये है कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के दौरान बचाया क्यों नहीं गया और इसके लिए इदारे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में किया जाता रहा। इसका पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। नवंबर 2016 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद जनरल कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ लगाया। और जनरल कमर जावेद बाजवा एक ऐसे वक्त में आर्मी चीफ बने जब डॉन लीग के मामले पर जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के ताल्लुकात में खराबी आ गई थी, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओहदा संभालने के बाद हुकूमत के साथ इस खलीज को कम करने के बजाय मज़ीद आगे बढ़ा दिया और इसी दौरान इस्टेब्लिशमेंट के एक देरीना मॉडल पर काम को मज़ीद तेज़ कर दिया। और वो मॉडल ये था कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है, नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है। इस मॉडल की कामयाबी के लिए मुल्क की दीगर सियासी जमातों को दबाया जाने लगा, जिसका आगाज़ पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे से हुआ। मगर ये मुकदमा जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया और जिस तरीके से इसकी तहकीकात की गई तो उससे अदालतों पर भी उंगलियां उठीं कि आज़ाद फैसले नहीं किए जा रहे हैं। जब पनामा केस में JIT बनाई गई तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुतल्लिका इदारों से मनपसंद नाम तलब किए और फिर JIT ने तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले की, जिसके बाद 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकाल के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को काबिल वसूल तनख्वाह की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। इस तरह मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली का फैसला, फिर एक और फैसले के तहत नवाज शरीफ की पार्टी सदारत भी ख़त्म कर दी गई। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आज भी एक मुतनाज़ फैसला तस्वुर किया जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ने एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए और फिर 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा सुनाई। और यूँ 2018 के इलेक्शन से पहले ही मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ
और उनकी बेटी ने रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। लेकिन फिर ये इल्ज़ाम सामने आए कि जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि एजेंसी के लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ को सज़ा बरकरार रखी जाए, दिलवाई जाए। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात की तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। अपने दिफा के लिए शौकत सिद्दीकी ने जो जवाब जमा कराया उसमें वाज़े तौर पर लिखा कि ISI के अफसर फैज़ हमीद ने उनसे रब्ता किया था और उनसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस के हवाले से बात की थी और पूछा कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं। जैसे शौकत सिद्दीकी का दावा है कि उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरिट पर केस देखेंगे, मगर फैज़ हमीद ने फिर उन्हें जवाब दिया कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बाद में खुद इमरान खान ने भी तस्लीम किया कि नवाज शरीफ की नाअहली में JIT में शामिल फौज के 2 नुमाइंदों ने अहम किरदार अदा किया। यानी मुल्क के तमाम वसाइल लगाकर एक सियासी जमात और उसके रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लेकिन फिर 3 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया और बाद में मरियम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। फैसले मुअत्तल हो गए, कलअदम हो गए, मगर जो नुकसान मुल्क को पहुँच चुका था वो ना मुअत्तल हो सकता था और ना ही कलअदम हो सकता था। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। नवंबर 2017 को जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे और मेजर जनरल फैज़ हमीद ISI के DGC थे, तो फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक ने ख़त्म नबुव्वत के हल्फनामे में तरमीम के नाम पर धरना दे दिया। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि वो इस धरने को मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म करें, मगर हैरानकुन तौर पर हुकूमत नाकाम हो गई और एक जमात जिसका उससे पहले कोई ज़्यादा नाम भी नहीं जानता था, वो अचानक रियासत से भी ताकतवर नजर आने लगी। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैज़ाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया गया, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। और बाद में खुफिया बातचीत के नतीजे में तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ और ये धरना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने अपने ही वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा ले लिया और तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार अरकान को रिहा करने की रजामंदी जाहिर की। साथ ही इस दौरान नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के घरों पर हमले हुए, एहसन इकबाल को गोली मारी गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहदे पर उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद थे और मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए वो गारंटियर के तौर पर दस्तखत कर रहे थे। और ये तबसरे होते रहे कि नून लीग की हुकूमत ने फौजी दबाव के नतीजे में तहरीक लब्बैक से ये डील की है और इस डील में हुकूमत एक नाकाम हुकूमत के तौर पर नजर आई और तहरीक लब्बैक एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन गया, जिसके बाद इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया। 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस में 43 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक 19 अक्टूबर को पार्लियामेंट ने हल्फनामे में अल्फाज की तरमीम को वापस अपनी असली हालत में बहाल कर दिया था और मामला निपटा दिया था, मगर तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज जारी रखा। 5 नवंबर को फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया, जो दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्ते का अहम पॉइंट है, जहां से रोजाना हज़ारों गाड़ियां गुजरती हैं। तहरीक लब्बैक ने इस दौरान पहले वफाकी वज़ीर कानून को हटाने का मुतालबा किया, फिर मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमती मुस्ताफ़ी हो जाए। इस धरने ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज कर दिया। अदालती कार्रवाइयाँ भी मुतासिर हो गईं। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि धरने की क़यादत ने डराया, धमकाया, गालियां दी, लोगों को उकसाया और नफरत का प्रचार किया। मीडिया ने बिना रोक टोक के उन्हें कवरेज दी। जिस शख्स को भी हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत थी वो इस धरने में शामिल हो गया। जैसे फाइज ईसा ने लिखा कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद अहमद, एजाजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात रिलीज़ किए। गैर जिम्मेदार सियासतदानों की तरफ से तशद्दुद पर उकसाने वाली तकारीर की गई। जैसे फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि 23 नवंबर 2017 को अटॉर्नी जनरल ने IB की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि तहरीक लब्बैक ने मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ताकि इंतखाबात में उसे हिमायत हासिल हो सके। जैसे फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि हमने इस मामले में पेमरा, वज़ारत दिफा और हसास इदारे से 19 मार्च 2018 और 24 अप्रैल 2018 को मजीद मालूमात तलब की। और फैसले में मजीद लिखा कि नाकाबिल फ़हम तौर पर भी इस केस की समाअत तकरीबन 5 माह तक हो ही नहीं सकी। आइन फ़ौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलात में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फ़र्द की हिमायत करना। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में मज़ीद तफसीलात भी बताई, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर अमल करने के बजाय उनके फैसले के खिलाफ MQM, ISI और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नज़रसानी की अपीलें दायर कर दी और उनके खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, जिसके बाद जस्टिस फाइज ईसा को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर उन्हीं के खिलाफ रेफरेंस बना दिया। उनके ख़ानदान का ट्रायल करने की कोशिश की गई, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। बाद में जस्टिस फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीत गए और उनके खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया, जिसके बाद खुद इमरान खान ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना एक गलती थी और हुकूमत जाने के बाद उन्होंने ये मामला भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया और कहा कि उन्हें इस मामले पर गुमराह किया गया था। और जब इमरान खान ने गलती मान ली तो फिर सदर आरिफ अलवी ने भी इसे गलती तस्लीम कर लिया। यानी मुल्क के एक सिटिंग जज को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और बाद में कह दिया गया कि गलती हो गई।